हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तक्षशिला आईएएस एकेडमी। मैं तक्षशिला आईएएस एकेडमी से एसडी रावत सर और हमारी टीम कई सालों से तक्षशिला आईएएस एकेडमी कंकड़बाग में काम कर रही है और सैकड़ों छात्रों का भविष्य सुधारा है, चाहे वह यूपीएससी में हो, बीपीएससी में हो, बिहार पुलिस में हो, दारोगा में हो, बिहार शिक्षक में हो। वेल एक्सपीरियंस टीम के साथ तक्षशिला आईएएस एकेडमी चल रही है और मेरा एक ब्रांच बाजार समिति में मेन गेट के पास भी ओपन हो रहा है। और मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच एक रिसेंट टेस्ट सीरीज को लेकर आया हूं, जो यहां से तो चल ही रही है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसका लाभ उठाएं और हमारी टीम का लाभ उठाएं। मैं वैसे प्रश्नों को ही ला रहा हूं जो एनसीईआरटी आधारित हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के डेट में एनसीईआरटी का क्रेज क्या है। आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन मैं जो क्वेश्चन निकालूंगा और उसका जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो आपको हर एक परीक्षा के लिए सटीक आएगा। इसलिए मैं एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ और इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए जो आपके सामने आ रहा है। ये 50 क्वेश्चन का सेट है और इसमें आधे घंटे का समय मैं देता हूँ और इस आधे घंटे में कॉपी में ले लेता हूँ, उससे ज़्यादा का समय मैं नहीं देता हूँ। इसलिए आप लोग भी इसको एमआर शीट पर अच्छे से काम करेंगे। और इसका क्वेश्चन देखिए, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही लिया गया है। 9, 10 का हो गया, 6 क्लास का हो गया, 7 क्लास का हो गया। इस एनसीईआरटी से मैं हर एक क्वेश्चन को उठाया हूँ ताकि आपका बिहार पुलिस हो, दारोगा हो, एसएससी हो, कहीं भी किसी भी तरह से क्वेश्चन न छूटे। आइए हम लोग देखते हैं कि एक मिक्स सेट में जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, मैथ भी है, ठीक है। हमने एक अच्छा प्रयास किया है ताकि आप लोगों को विशेष से विशेष फायदा हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं कि हम लोग मंडल आयोग का गठन किया गया था, तो मंडल आयोग का गठन किसने किया था, ये क्वेश्चन आता है। किसकी सरकार ने किया था, कब किया था। तो मंडल आयोग का गठन हमारे मोरारजी देसाई की सरकार ने 1979 में किया था। आप सभी जानते हैं कि केंद्र में एंटी कांग्रेस यानी कांग्रेस के अगेंस्ट में बनने वाली जो पहली सरकार थी, यह मोरारजी देसाई की सरकार थी। ये प्रधानमंत्री बने थे और इन्होंने ओबीसी को आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन बनाया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ही वीपी सिंह की सरकार ने लागू किया और आज आपको यानी ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें से देखिए क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। एक तो किस वर्ष किया गया था, किसकी सरकार ने किया था, किसकी सरकार ने इसको लागू किया। ये पूरा का पूरा आपका 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 से यह लिया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग कि यदि एक व्यक्ति है और कैबिनेट का वह सदस्य बनना चाहता है या बन सकता है, कैसे बन सकता है। अगर वह लोकसभा का सदस्य हो तो बनेगा, ठीक है, इलेक्शन में जाएगा, चुनाव होगा, अगर वह चुनाव जीतता है तो बनेगा। अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो बनेगा और पार्टी तय करेगी। अगर दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य न हो तो भी वह बनेगा, लेकिन शर्त यही है कि उसके 6 महीने तक में कोई न कोई, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों का सदस्य उसको बनना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसमें से सभी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी, यानी ये भी कंडीशन हो सकता है, ये भी कंडीशन हो सकता है, ये भी कंडीशन होता है, लेकिन कहता है कि एक व्यक्ति कैबिनेट का सदस्य बन सकता है। तो अभी यहाँ यह नहीं दिया जा रहा है कि बनने के बाद क्या होगा, इसलिए बन सकता है, ठीक है। तो बन सकता है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब कि डी ऑप्शन सही है इनमें से सभी। गवर्नर जनरल का परिषद प्रारंभ में 4 सदस्य था। 1773 में गवर्नर जनरल का काउंसिल बना और इस गवर्नर जनरल के काउंसिल में शुरुआती दौर में हमारे पास जो सदस्यों की संख्या थी यह कितनी थी, 4 थी। यानी एक कौन हो गए, हमारे गवर्नर जनरल हो गए, ठीक है। और गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्य उनको दिया गया था।
और कहा गया था कि कोई भी डिसीजन लेना है तो आप अपने काउंसिल के बहुमत के आधार पर लेंगे। लेकिन हमेशा देखा गया कि काउंसिल में मेंबर्स गवर्नर जनरल के अगेंस्ट में आ जाते थे और गवर्नर जनरल कोई डिसीजन ले नहीं पाता था। तो इसमें काफी विवाद हो जाने के कारण क्या हुआ कि 1784 में सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इसे पुनः 4 सदस्यीय किस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया। तो 4 किया गया। इस समय में 1833 का चार्टर एक्ट बन रहा है और लॉर्ड मैकाले भारत आया हुआ है विधि सदस्य बनकर, और गवर्नर जनरल की परिषद में उसको शामिल किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने ही भारत में शिक्षा की जो पद्धति है उसको परिवर्तित कर दिया और कहा गया कि भारतीयों की शिक्षा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होनी चाहिए, वर्नाकुलर यानी भाषाई जो शिक्षा है उसको भी रखा जाए, लेकिन विशेष वरीयता दिया जाए। किसको विशेष वरीयता दिया जाए? अंग्रेजी शिक्षा को। अब इसके बाद आता है कि इसको पूर्ण सदस्य कब बना दिया गया। ठीक है, तो पूर्ण सदस्य इसे 1853 के चार्टर अधिनियम से बना दिया गया। इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर डी आपका सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या आता है? तो जब मैं इसे डिफाइन करता हूं तो सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता में कई अधिकार आते हैं। अब इसमें कहा जाता है कि मूल अधिकारिता में क्या आता है। तो मूल अधिकारिता कहते ही स्टूडेंट मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी यहाँ पर क्लास लेता हूँ और अक्सर स्टूडेंट क्या समझ जाते हैं कि मूल अधिकार से समझ जाते हैं। तो यहाँ पर मूल अधिकार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि मूल अधिकारिता क्या है। ठीक है, तो मूल अधिकारिता में कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्या है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच, यानी यह जो ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच या केंद्र और संघ के बीच, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाता है संवैधानिक मुद्दे पर, तो इसका निपटारा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। जैसे आप लोगों को याद होगा कि कोरोना के समय में एक मुद्दा आ गया और जिसमें हम लोग देखते हैं कि बिहार की पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस आपस में टकरा गई। ठीक है, और यह मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे डिसीजन दिया कि महाराष्ट्र पुलिस जिस मामले की जांच कर रही हो, बिहार पुलिस अगर चाहे तो महाराष्ट्र पुलिस से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है, लेकिन उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। या फिर देखिएगा कि किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है और अगर वह सुप्रीम कोर्ट जाता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इसका डिसीजन करता है कि राष्ट्रपति शासन सही है या नहीं है। इसलिए 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघ तथा राज्यों के बीच में अगर विवाद होगा तो सिर्फ और सिर्फ सुलझाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट, और यह उसका क्या है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि सही कथन पर विचार करें। तो सही कथन इसमें से क्या है भाई? सही कथन है कि 91वां संविधान संशोधन के अनुसार, 91वां संविधान संशोधन के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ही शामिल हो सकता है। वाजपेयी की सरकार थी और वाजपेयी की सरकार ने देखा कि अभी एट प्रेजेंट में हमारे जो लोकसभा है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी? 543। ठीक है, क्योंकि 2019 के बाद कर दिया गया कि जो 2 नॉमिनेट मेंबर है वह अब नहीं होंगे, तो इसका 15% ही मंत्रिपरिषद में जा सकता है। ठीक है, तो यह कथन सही है, बिल्कुल सही है यह कथन। अब कहता है कि मंत्रिपरिषद का आकार संख्या के रूप में क्या होगा। तो 9th क्लास की एनसीईआरटी है और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि संख्या को देखा जाए तो 60 से 80 के बीच ही संख्या होगी, इससे ज्यादा की संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट है कि कैबिनेट में कितने सदस्य कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। इसको भी 9th क्लास के एनसीईआरटी में दिया गया है। वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि 25 के करीब ही सदस्य हो सकते हैं, 26 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या? सारे के सारे कथन सही हैं, बिल्कुल सही है। और इसमें से मैं बता रहा हूं कि इससे भी अलग क्वेश्चन बनेंगे, इससे भी अलग क्वेश्चन बनेंगे, इससे भी अलग क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से एक और क्वेश्चन आता है कि अगर छोटा राज्य है, ठीक है, क्योंकि यह केंद्र की बात है 15%, बड़ा जो राज्य होगा उसमें भी 15% ही होगा, और जो छोटा राज्य होगा उसमें कितना होगा? वहां पर 12% का लिमिटेशन है। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग देखते हैं
कि भारत में कृषि आधारित उद्योग किस श्रेणी में आता है। तो हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमी में मेरा 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर जहां प्रोडक्शन होता है या खदान जहां से रॉ मटेरियल निकलता है वो प्राइमरी सेक्टर का है। जब वो पहुंच जाएगा उद्योग में, ठीक है, फैक्ट्री में पहुंच जाएगा तो फैक्ट्री में उससे नया सामान बनेगा। यह जो सामान बनेगा, जहां सामान बनाया जाता है रॉ मटेरियल से यानी कच्चे माल को मैन्युफैक्चर किया जाता है, वह द्वितीय क्षेत्र में आएगा यानी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि तृतीय क्षेत्र कौन है, तो सेवा क्षेत्र है। फैक्ट्री में सामान तैयार हुआ, जींस बना और जींस बनने के बाद वह किसी दुकान में आ गया तो वह आ गया किसमें, तृतीय क्षेत्र में आ गया यानी सेवा क्षेत्र में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देखते हैं इससे भी क्वेश्चन रहता है, इससे भी क्वेश्चन रहता है, इससे भी क्वेश्चन रहता है, वहां पर मिक्स कर देता है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र में है, कौन द्वितीयक में है और कौन तृतीयक में, इसको अलग अलग कीजिए। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में राशन प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो भारत में राशन प्रणाली की शुरुआत 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही किया था, क्योंकि इस समय बंगाल में भारी अकाल पड़ गया था और भारी अकाल पड़ने के बाद यहाँ पर लाखों लोग परेशान थे, मारे जा रहे थे और ब्रिटिश सरकार ने इस समय हमारे यहाँ जो TDS है, TDPS है, जिसको अभी हम लोग TDS भी कहते हैं, इसकी शुरुआत यहाँ से की गई थी। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक प्रणाली की शुरुआत 1995 में हुई। बिल्कुल सही बात है, 1995 में यह हुई। आप इकोनॉमिक्स जो 9th क्लास का है उसका चैप्टर नंबर 4 जिसमें कहता है कि खाद्य सुरक्षा चैप्टर है, उसको आप देखेंगे ये सारा का सारा वहां पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रारंभ में इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी कहा जाता है, इसलिए सरकार ने जब इसको शुरू किया था तो इसको इसी नाम से जाना जाता था। इसका मतलब डी यानी सारे के सारे कथन आपके सही हैं। अब इसमें से देखिए हर एक में से क्वेश्चन बनता है। मैं इस तरह से क्वेश्चन को बनाया हूँ और मैं खुद बनाता हूँ, मैं मार्केट से क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ, रिसर्च करता हूँ और मेरी टीम तैयार करती है कि किस तरह क्वेश्चन दिया जाए ताकि बच्चों को कम ही क्वेश्चन में ज़्यादा का ज़्यादा उसको आइडिया हो जाए और क्वेश्चन अच्छे से वह बना ले। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट में देखता हूँ कि अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किसने दिया। तो अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत किसने दिया, भगवान बुद्ध ने दिया। आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया और कहा कि एक व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। और जब हम लोग किसी भी चीज़ों में अभ्यस्त हो जाते हैं, चाहे आप मोबाइल को देखने की हो या शिक्षा की हो, पढ़ाई करने में, तो आपको काफ़ी अधिक डिस्टर्बेंस की भी समस्या होती है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हैं तो आप ईश्वर परीक्षा नहीं लेती, आपकी भी परीक्षा लेती है। बुद्ध की भी परीक्षा ली गई थी और बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई उसके बाद बुद्ध ने कहा कि भाई कोई व्यक्ति दुखी क्यों व सफल क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वातावरण है जिसके कारण आप चाहते हैं घर जाने के बाद आप चाहते हैं कि आज मैं इस चैप्टर को पढ़ के ही दम लूंगा, ठीक है, लेकिन आप में सम्यक संकल्प नहीं हो पाता है और संकल्प नहीं होने के कारण आपका संकल्प टूट जाता है, आप सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने क्या दिया, तो अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया। ऋग्वेद में अग्नि पर मंत्रों की संख्या कितनी है। ऋग्वेद में अग्नि पर मंत्रों की संख्या 200 है, इंद्र पर 250 है। ये दोनों क्वेश्चन बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है सिजदा और जमी पैबोस की प्रथा किसने शुरू की थी। तो बलवन एक ऐसा शासक था जिसे हम क्रूर मानते हैं, इतिहास में उसको क्रूर शासक कहा जाता है, क्योंकि उसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि बंगाल में कई बार विद्रोह हुआ, उसके समय में कई बार सेना भेजा बलवन ने, लेकिन वहां का शासक तुगरिल बार बार जब सेना वापस आती थी फिर वह रिकैप्चर कर लेता था। बाद में बलवन खुद गया और इतना नरसंहार करवाया, एक मोटा सा दीवार बनवाया, सबको दीवार में चुनवा दिया, यानी पैक करवा दिया, ठीक है। तो बलवन ने अपने सिस्टम को, यानी जो ऑफिशियल सिस्टम है, उसको और अधिक अच्छा करने के लिए पर्शियन दरबार से इसने आइडिया लिया और यहाँ पर एक शुरू किया जिसको कहते हैं सिजदा और जमी पैबोस कहते हैं, ठीक है। आप लोग एक गाना भी सुने होंगे कि सिजदे में सिर झुकता है यारा मैं क्या करूं।
तो यहाँ पर भी यही बात है कि शासक जब दरबार में आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, सिर झुकाकर उसको नमस्कार करते हैं। ठीक है, यानी शासक के सम्मान में सिर झुक रहा है। और जब शासक जाकर अपने चेयर पर बैठ जाते हैं तो जो जहां पर है वहीं से जमीन को चूमता, यानी शासक के कदम को चूम रहा है, क्योंकि इसने कहा, बलवन ने कहा कि मैं क्या हूं, मैं पृथ्वी पर अल्लाह का शैडो हूं, छाया हूं, इसलिए मेरा तो सम्मान करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए किसने दिया इस सिस्टम को, तो बलवन ने दिया। चलिए, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो नेहरू रिपोर्ट के संबंध में, क्योंकि नेहरू समिति का गठन हुआ था 1928 में, और 1928 में गठन होने के बाद 1928 में ही नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दिया। नेहरू समिति का मुख्य काम क्या था कि उसको भारत के लिए एक संविधान बनाना था, क्योंकि ब्रिटिश ने इसमें चैलेंज कर दिया था। बर्केनहेड जो यहाँ पर इंडिया काउंसिल के चेयरमैन थे, उसने सचिव थे, उसने क्या किया कि चैलेंज कर दिया भारतीयों को कि भाई आप बार बार चिल्ला रहे हैं कि भारत को आप स्वतंत्र दे दीजिए, स्वराज दे दीजिए, कैसे दीजिएगा, आप अपने देश का शासन कैसे चला सकते हैं, किस तरह चलाइएगा, आपके पास है कोई आइडिया, आप एक संविधान बनाकर दिखाइए। तो कांग्रेस ने इसको चैलेंज को स्वीकार किया। चैलेंज को स्वीकार करने के बाद 1928 में नेहरू कमेटी बनी। नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी 1928 में। बिल्कुल सही बात है, यह सही है, यह सही है। अब 1928 में ही कलकत्ता में कांग्रेस की एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई, और उस स्पेशल मीटिंग में देखा गया कि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया। क्यों भाई, मुस्लिम लीग ने क्या विरोध किया, क्यों विरोध किया? तो इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मुसलमानों को भारत में कम्युनल रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, यानी जो सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार है वह अब समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, नए संविधान में नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया। ठीक है, हिंदू महासभा और सिख इसने भी विरोध किया, क्योंकि अगर इसको मिल रहा है आरक्षण तो इन सभी को भी आरक्षण की सुविधा इसमें दिया गया था। ठीक है, तो हिंदू महासभा का भी इसमें विरोध था, और हिंदू महासभा ने कहा कि भाई आप जो स्वराज की बात कर रहे हैं वह अब ठीक बात नहीं है, क्योंकि स्वराज अब दूर की कौड़ी हो गई, अब कुछ नया इसमें चेंज कीजिए। इसने भी विरोध कर दिया। सिखों का भी रिजर्वेशन पहले दिया जाता था, उसका भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए यह भी सही है। ठीक है, यह भी सही है, लेकिन कहता है कि यह सही नहीं है। इसमें कहता है कि कौन सा कथन सही है, तो यह सही नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने जो रिपोर्ट था उसका समर्थन नहीं किया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि रिपोर्ट का समर्थन किसने किया, तो इसने नहीं किया, यानी यह कथन सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस सूफी संत को गरीब निवाज के नाम से जाना जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह कहाँ है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, और इनको कहा जाता है गरीब निवाज कहा जाता है। अब सूफी संत क्या है, ठीक है, तो ये जो मेरा बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा सीरीज आपको मिल जाएगा। आप वहां जा सकते हैं, इसको देख सकते हैं, और इससे आप मास लेवल पर फायदा उठा सकते हैं। रहनुमाई माजदायन सभा के गठन से संबंधित है। 1951 में इस सभा की शुरुआत हुई थी, और इसमें दिखाया गया कि पर्शियन जो सोसाइटी है वह भी चाहता है कि कुछ सुधार हो, रिफॉर्म हो, तो इसमें सभी लोग शामिल हैं। नौरोजी फरगोन भी शामिल हैं, एस बंगाली भी शामिल हैं, दादा भाई नौरोजी भी शामिल हैं, और ये सभी पारसी समुदाय से थे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये बांग्ला उपन्यासकार है। ठीक है, जिनका बहुत सारा आपने कहानी भी पढ़ा है, नील दर्पण भी पढ़ा है। अप्पा राव, ये तेलुगु राइटर है। फकीर मोहन सेनापति, ये उड़िया राइटर है, और के सुब्रमण्य भारती तमिल राइटर है। ठीक है, ये सारा का सारा आपको मिलता है, मैचिंग के लिए मिलता है, या फिर आता है कि इनकी रचना क्या है। तो इनकी रचना में कन्या सुकल्पम, इनकी रचना है। ठीक है, डाक मुंशी,
इनकी रचना है। सुब्रमण्यम भारती की रचना है स्वदेश। गीतांगन, यह इनकी रचना है। ठीक है, इस रचना को आप याद करेंगे क्योंकि अगला सीरीज में जो दूंगा इसमें से जो एक्सप्लेनेशन होगा उसमें से मैं 10 क्वेश्चन उठाऊंगा ताकि इसकी पूर्ति आपको आगे के क्वेश्चन सेट में हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो संविधान का 73वां संशोधन में क्या क्या था? पंचायतों के नियमित चुनाव करने की व्यवस्था की गई कि भाई पर 5 साल में चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए लालू का जब रीजन था तो देखा गया था कि 20-20 साल तक चुनाव नहीं हुआ था। यानी एक जो मुखिया बना है वह 20-20 साल तक मुखिया है, 4 टर्म का चुनाव नहीं हुआ। लेकिन 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया कि किसी भी पंचायत का 6 महीना से ज्यादा डिले नहीं हो सकता है इलेक्शन में, आपको चुनाव कराना ही होगा, मैंडेटरी है। महिलाओं के लिए सभी स्तर पर सीटों का आरक्षण भी किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। राज्य वित्त आयोग, जैसे आप लोग देखते हैं कि केंद्र का वित्त आयोग का गठन होता है और राज्यों को कितना फंड मिलना चाहिए उसकी सिफारिश वो देता है, उसी तरह राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायतों को फंड मिलता है, बिल्कुल सही बात है। पंचायत के विकास के लिए 29 विषयों का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। ठीक है, इसलिए 1 2 3 4 ये चारों का चारों सही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अधिकृत तौर पर कब प्रारंभ किया गया? इसलिए 25 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई। जितना भी योजना है इस पर आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर, आप वहां जाकर आप देख सकते हैं, रट सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इतना योजना में से कोई न कोई योजना से क्वेश्चन आपको किया ही जाएगा, ये फंडा है और इसको आप लोग देखें। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो नया जो आधार वर्ष लाया गया यह 2016 को लाया गया। ठीक है, इसी के आधार पर उपभोक्ता सूचकांक तय किया जाएगा। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उत्पत्ति बैक्टीरिया के द्वारा हुई। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो जीव जो था वह कहाँ? समुद्र में ही आएगा, पानी में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बादल बनेगा, बादल बनने के बाद वर्षा होगी, वर्षा होने के बाद बैक्टीरिया पैदा हुआ। ठीक है, और बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन की उत्पत्ति जमीन पर की, समुद्र में तो था ही क्योंकि H2O है, बिना ऑक्सीजन का तो जल बन नहीं सकता, पानी बन नहीं सकता है। नेक्स्ट है स्वेज नहर जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है? तो इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलेगी भाई? इनमें से यह जो नदी है सोन, यह अमरकंटक से निकलेगी ही, नर्मदा अमरकंटक से निकलेगी ही, और जोहिला है यह नदी अमरकंटक से निकलेगी। ठीक है, महानदी अमरकंटक से नहीं निकलेगी। यह कहां से निकलेगी? तो यह छत्तीसगढ़ के सिहावा धमतरा डिस्ट्रिक्ट है और वहां सिहावा पर्वत श्रेणी है, उसी से यह निकलेगी। यानी यह कहां से? तो छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ का सिहावा डिस्ट्रिक्ट से निकलेगी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के कितने अनुच्छेद हैं? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं। यह देखिए अभी तुरंत जो SSC का एग्जाम हुआ था झारखंड का, उसमें ये क्वेश्चन अभी पूछा गया। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा ये राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो ये तो है ही, सुरक्षा परिषद है ही। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा है, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी सारा है, ए है, बी है, सी है, सारा है। संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन पर कोप 29 की मीटिंग, अभी देखिए मैं कोप पर एक पूरा का पूरा वीडियो बनाकर दिया हूं कि जलवायु परिवर्तन पर कोप की जो मीटिंग है उसमें क्या क्या डिसीजन लेना है। तो यह कोप की मीटिंग कहाँ है? ये एकदम करेक्ट क्वेश्चन है। अभी नवंबर में इसकी मीटिंग 11 से 20 नवंबर तक इसकी मीटिंग चली है। कहां पर? बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू है। ओके, हाल ही में चागोस द्वीप पर मॉरिशस की संप्रभुता का
भारत ने समर्थन किया। इससे हिंद महासागर में सुरक्षा मजबूत होगी और भारत का मॉरिशस के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। वर्तमान में मॉरिशस किस देश का उपनिवेश रहा है? ठीक है, तो ये उपनिवेश रहा किसका? तो इसका उपनिवेश रहा है, ठीक है, ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, क्योंकि चागोस द्वीप जो है पहले फ्रांसीसी ने उपनिवेश बनाया इसको, फिर लंबे समय ब्रिटिश ने उसको जीत लिया, फिर लंबे समय तक रहा, और अब भारत सहित कई देशों ने इस पर समर्थन किया कि